Assalamu alaikum and welcome back to the online classes of Superior College मियांवाली। हमारा आज का टॉपिक होने जा रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हम पहले 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स कुछ देखे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमंस का उसके बारे में। आज हम देखते हैं कि किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है गैसेस की। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी कि किस तरह से हम ऑक्सीजन को हमारी जो बॉडी में लंग से उठाकर टिश्यूज़ तक, सेल्स तक, जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। और उसी तरह वहाँ पे हमारे सेल्स में या टिश्यूज़ के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ हो जाएगी और वहाँ पे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से कैसे कैसे वहाँ से सेल से टिश्यू से उठाया जाएगा और वापस लाया जाता है लंग्स के अंदर, देन लंग्स से फिर हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होती है गैसेस की, ये कैसे होती है, ये हमारा आज का टॉपिक और आउटलाइन होने जा रही है। सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे जनरली हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस क्या होता है। जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर ट्रांसपोर्टेड इन वेरियस रीजन्स ऑफ द बॉडी बाय मीन्स ऑफ ब्लड। यानी कि मेन जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन कर रहा होता है गैसेस की, वो है ब्लड। ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है। ब्लड के अंदर भी कुछ और चीज़ें होती हैं जो हम डिटेल में आगे देखेंगे। द ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड अपोजिट होता है टिश्यू से लंग्स तक आती है। तो पहले हम देखेंगे किस तरह से ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को पिक करता है लंग्स से और उसको ट्रांसफ़र करता है हमारे हर एक सेल तक, हमारे बॉडी के हर टिश्यू तक। ये मैकेनिज्म कैसे होता है? तो अप्रॉक्सीमेटली जो 97% ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है ना, वो हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है। यानी कि ब्लड सेल जो होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं ना, आरबीसी, ये आपने पहले पढ़ा हुआ भी होगा कि आरबीसी का क्या फंक्शन होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना। तो होता क्या है कि एक्चुअली जो आरबीसी होते हैं ना, हम आगे डायग्राम देखें, ये आरबीसी दिखाए गए हैं, रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर आपको ये एक इसके ब्राइट कलर के कुछ आपको चीज़ें राउंड शेप की स्ट्रक्चर नज़र आ रही होंगी। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन मालिक्यूल। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पे मौजूद होती है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर। और वो हीमोग्लोबिन ही एक्चुअल चीज़ है जो ऑक्सीजन को पिक करती है, ठीक है। हमने तो वैसे पढ़ा हुआ है ना कि रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं लंग से टिश्यूज तक, लेकिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है जो होती है हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन का ये मेन काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। यानी कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने अगर अपने घर से जाना होता है लेट्स सपोज कॉलेज की तरफ, तो आप गाड़ी पे जाते हैं, सपोज करते हैं, तो गाड़ी आपको ट्रांसपोर्ट कर रही है, लेकिन गाड़ी के ऊपर क्या लगी हुई है? सीट्स है ना। तो आप सीट के ऊपर बैठ के जाते हैं और वहाँ पे आपको अपनी डेस्टिनेशन तक गाड़ी पहुँचाती है। तो उसी तरह आप ये समझिए कि जो रेड ब्लड सेल है ना, ये पूरा ये एक गाड़ी है। उसके अंदर क्या मौजूद है? सीट्स लगी हुई हैं। ये जो आपको हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, तो इस हीमोग्लोबिन की मालिक्यूल्स के ऊपर जाकर ऑक्सीजन बाइंड करेगी और फिर रेड ब्लड सेल उनको अपनी डेस्टिनेशन तक जाके पहुंचाएगा। तो ये इस तरह से प्रोसेस जो होता है वो हो रहा होता है। 97% ऑक्सीजन जो होती है, यानी कि तकरीबन सारी ही हीमोग्लोबिन के थ्रू ही होती है। और यहाँ पे वर्ड यूज़ हुए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है ये हम अगली रिएक्शन में देखेंगे। और जो 97 में से बाकी जो 3% होती है, 100 में से 97 तो वो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू। बाकी जो 3% होती है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड सेल्स होते हैं। तो उस प्लाज्मा के अंदर भी कुछ ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाती है और उसको अपने तक डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। सो एट हाई पार्शियल प्रेशर का आप यहाँ पे सिंपल मतलब ले लें कंसंट्रेशन, अमाउंट, कि जब ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो क्या करती है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड कर जाती है। तो अब खुद सोचें, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होती है? हमारे लंग्स के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर? ऑब्वियसली जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे यानी कि हमारे एल्वियोलाई के आसपास जो ब्लड वेसल्स होंगी, उनमें जो ब्लड होगा, वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो मौजूद होती है हीमोग्लोबिन, वो अपने साथ बाइंड करवा लेती है जो ऑक्सीजन होती है उसको। और वो रिएक्शन किस तरह से होता है? वो ऐसे होता है, ये आपको नज़र आ रहा है। हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन मालिक्यूल कितने ऑक्सीजन मालिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करवा सकता है? 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स को। क्योंकि आपने पढ़ा होगा
फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे कि जो हीमोग्लोबिन होती है HB, इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 चेन्स इसके अंदर होती हैं, सीमीन चेन्स, और हर एक चेन के साथ एक एक हीम ग्रुप लगा होता है। हीम ग्रुप, अगर आप रिमाइंड करें चीज़ों को, फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा याद करें, तो एक हीमोग्लोबिन में कितनी चेन्स होती हैं? 4 चेन्स होती हैं, और हर चेन के साथ एक हीम ग्रुप होता है, HM, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हीम के लिए। हर एक जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगी उसके साथ हीम ग्रुप लगा होगा। आपने पढ़ा होगा 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, तो हर एक चेन के साथ एक एक हीम ग्रुप होता है, और हीम ग्रुप के अंदर क्या चीज़ होती है? आयरन। ठीक है, आयरन। तो इस आयरन के साथ जाकर ये वाली ऑक्सीजन बाइंड करती है। तो अब देखें एक हीमोग्लोबिन में कितने टोटल आयरन होंगे? एक हीमोग्लोबिन में टोटल होंगे जितनी चेन है उतने ही आयरन होंगे। तो 4 आयरन के एटम्स अटैच होते हैं एक चेन के अंदर, चारों चेन्स के अंदर। तो हर एक आयरन के साथ एक ऑक्सीजन मालिक्यूल बाइंड करता है। तो टोटल कितने हो गई चेन्स? 4 चेन्स हो गई, 4 आयरन हो गए, तो 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल ही वहाँ पे जाके बाइंड कर सकेंगे जो एक हीमोग्लोबिन मालिक्यूल होगा उसके साथ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ पता लगवा ली कि जो होता है एक हीमोग्लोबिन होता है वो अपने साथ 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स को बाइंड करवाता है। तो ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा था? ये रिएक्शन लंग्स के अंदर होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। और रिएक्शन करवाता कौन सा एंजाइम है? एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब उसका क्या काम है? वो सिंपली हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन करवाएगा, और उनके रिएक्शन से जो चीज़ बनती है जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब क्या हुआ है, ये समझें कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पिक कर लिया है अपने पास। ठीक है, अब गाड़ी जो है तैयार है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, रेडी हो चुका है सब कुछ। तो इसके बाद क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को लेके चलते हैं सीधा हमारे सेल्स तक, यानी कि ये लंग्स के पास ये सारा काम हो रहा था, तो लंग्स से इसको ट्रांसफ़र करके सीधा लाया जाएगा हमारी बॉडी के सेल्स की तरफ या टिश्यूज़ की तरफ पहुंचा दिया जाता है जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है। सो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट आपने इस तरह से देख ली। इधर आप देख सकते हैं ये इस डायग्राम के अंदर भी, इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम। यहाँ पे आप देखें कि ये रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के साथ क्या चीज़ बाइंड कर रही है? ऑक्सीजन बाइंड कर रही है, और ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड कर रही है? हीमोग्लोबिन के साथ। रेड ब्लड सेल में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है। आप देखें उसका हीमोग्लोबिन का कलर क्या हो चुका है? थोड़ा ब्राइट हो चुका है जब ऑक्सीजन ने उसके साथ बाइंड किया है। अब ये रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को लेकर कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे पहुँचाएगा जी? टिश्यूज़ के अंदर। जब ये टिश्यूज़ के पास जाता है ना, तो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है? बहुत कम होता है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है लंग्स के अंदर, लेकिन टिश्यूज़ के अंदर और सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, तो ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर भी ऑक्सीजन का कम होगा टिश्यूज़ के अंदर। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है कि जो हीमोग्लोबिन होती है ना, वो अपने साथ ऑक्सीजन को उस वक्त बाइंड करवाती है जब उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और वो लंग्स में होता है, लेकिन जब वो टिश्यूज़ के पास आती है तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन अपने साथ जो उसने, हमने पढ़ा है ना HB4O2, वो जो हीमोग्लोबिन ने अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स अटैच करवाए होते हैं वो वहाँ से रिलीज़ कर देगी अपने आप से। तो क्या हो गया, और हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को एक तरह से अपनी मंजिल पे पहुँचा दिया। तो इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अब है जी हमारी दूसरी गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको डिफरेंट तरीक़ों से, 3 डिफरेंट तरीक़ों से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये उसी तरह है जिस तरह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है और वो हीमोग्लोबिन इसको ट्रांसफ़र करिए, लेकिन ये कम अमाउंट में होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और इसके अलावा जिस तरह ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर लंग्स से टिश्यूज़ तक पहुँची थी, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व होके टिश्यू से लंग्स तक वापस पहुँचेगी। सो हम डिटेल में देखते हैं कि किस तरह बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड को। सो पहले थ्योरी है, एंड पे एक डायग्राम सी बनी हुई है, उसको हम देखेंगे तो आपको क्लियरली चीज़ें समझ आएंगी। ये थोड़ा रिएक्शन वाला प्रोसेस है, तो रिएक्शंस को आपने समझना है। तो पहले हम थ्योरी देख लेते हैं कि जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड होती है
उसको सेल से या टिश्यू से उठाकर लंग्स की तरफ जो लाया जाता है वो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में लाया जाता है। ये पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि 70% ज़्यादातर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रही होती है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस होती है। वो कैसे होती है वो हम देखेंगे अभी। सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, अब ये चीज़ यहाँ से आपने चीज़ें समझनी है, तो मैं आपको सीधा डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ। अब ये दो डायग्राम आपको नज़र आ रही हैं। ये वाली जो ऊपर वाली है ए, ये रिएक्शन सारे हो रहे हैं हमारे टिश्यूज़ के अंदर, सेल्स के अंदर। ये जो नीचे वाली डायग्राम है ये सेल्स के अंदर नहीं हो रहे, बल्कि ये हो रहे हैं लंग्स के अंदर। ये नीचे लिखा हुआ भी है की के अंदर, ए और बी के नाम से। तो सबसे पहले क्या चीज़ है आपने समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे बनती है। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, अब थोड़ा डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। ये ब्लड वेसल यहाँ पे दूसरी साइड पे मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। और ब्लड वेसल के अंदर ये रेड कलर की क्या चीज़ मौजूद है, ये रेड ब्लड सेल है। और ये ब्लड वेसल की ये साइड पे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सेल्स, ये हमारे सेल्स हैं, ये जो हमारे टिश्यू सेल्स हैं। अब टिश्यू सेल्स में क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या चीज़ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ पे नज़र भी आ रहा है आपको डायग्राम, अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। यहाँ पे देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है हमारे टिश्यू सेल्स के अंदर। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करके, यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ से कहाँ गई है, ये इन टिश्यू सेल्स से निकलकर सीधा ब्लड वेसल को क्रॉस करके किधर चली गई, ये हमारे रेड ब्लड सेल में चली गई। और अगर आप गौर से देखें यहाँ पे कि जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के अंदर क्या मौजूद है, रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद है वाटर। ये देखें, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अगर आप रिएक्शन पीछे देखें तो यहाँ पे आपको रिएक्शन नज़र आएगा। ये देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं H2CO3, जिसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। और ये सारा काम कहाँ पे हुआ है, अब ये H2CO3 कहाँ पे बना है, ये बना है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यू से मूव करके किधर आई थी, सीधी रेड ब्लड सेल्स में। और ये वाटर वहाँ पे उसको मिला था रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जिसके साथ उसने मिलकर क्या प्रोड्यूस कर दिया, H2CO3 विच इज़ कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। और ये रिएक्शन भी वही एंजाइम करवा रहा होता है जो पीछे आपने ऑक्सी हीमोग्लोबिन में पढ़ा था, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सो वापस हम जाएंगे डायग्राम की तरफ। अब यहाँ पे आप देखें, जो कार्बोनिक एसिड बना है H2CO3, ये आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो H2CO3 है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। जो ये होता है, ये फ़ौरन ही ब्रेक हो जाता है दो चीज़ों के अंदर। कौन कौन सी चीज़ें बनाता है, यहाँ पे अगर आप डायग्राम को ज़रा गौर से देखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है दो चीज़ों के अंदर, यानी कि दो हाइड्रोजन होते हैं ना, H2, तो एक हाइड्रोजन वो आयन रिलीज़ कर देगा और पीछे क्या बचेगा, HCO3 माइनस, यानी कि अब इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। HCO3 जो है इसको बोला जाता है बाइकार्बोनेट। और उसने क्या किया है, एक हाइड्रोजन रिलीज़ कर दिया है कार्बोनिक एसिड ने, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। और ये सारा रिएक्शन अभी तो कहाँ पे हो रहा है, रेड ब्लड सेल के अंदर। अब डायग्राम के अंदर थोड़ा बाहर निकल गया रिएक्शन, लेकिन एक्चुअली कहाँ पे हो रहा होता है, ये रेड ब्लड सेल के अंदर ही सारा काम हो रहा होता है। अब रेड ब्लड सेल के अंदर क्या चीज़ बन चुकी है, ये चीज़ें आपने साथ साथ समझते जाना है, क्योंकि रिएक्शन आपको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा। अब रेड ब्लड सेल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, रेड ब्लड सेल के अंदर ये दो चीज़ें मौजूद हैं, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयंस, ये मौजूद रहते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर। अब होता क्या है कि जो होते हैं ये बाइकार्बोनेट आयन जो ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, ये मूव करके चले जाते हैं बाहर प्लाज्मा के अंदर। रेड ब्लड सेल के अंदर रेड ब्लड सेल से निकल कर HCO3 माइनस जो होगा वो किधर चला जाएगा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अब ऑब्वियसली अंदर वाली साइड पे एक नेगेटिव चार्ज मौजूद था, तो बैलेंस बना हुआ था पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो जब ये HCO3 माइनस बाहर आएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज बाहर आएगा, तो रेड ब्लड सेल के अंदर जो होता है ना, वो चार्जेस का इम्बैलेंस हो जाता है। अब उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है, बाहर से क्लोराइड आयंस को अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि तबादला किया जाता है। बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा और क्लोराइड आयन अंदर जाएगा, ताकि चार्ज जो है वो बैलेंस रहे। जितना नेगेटिव बाहर गया है उतना ही बाहर से नेगेटिव अंदर बुलाया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो क्लोराइड आयन होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो बाहर आ जाते हैं। इसको हम क्लोराइड शिफ्ट या हेम्बर्जर्स फिनोमेना बोलते हैं। सो हम अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं।
बाकी वाली रिएक्शन आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि साथ साथ हम थ्योरी को लेके चलेंगे, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें आपको साथ साथ। सो कार्बोनिक एसिड हमने देखा है कि रेड ब्लड सेल के अंदर जो बना था वो अनस्टेबल है, और वो क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आयन के अंदर और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर, जो अभी हमने देखा है। सो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन जब एक जगह पे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपने समझनी है कि रेड ब्लड सेल के अंदर जब हाइड्रोजन आयन्स बढ़ते जाते हैं, तो हाइड्रोजन आयन्स का आपको अगर किसी जगह पे बढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया शायद हो, केमिस्ट्री में आपने ये चीज़ पढ़ी होनी है कि जब हाइड्रोजन आयन किसी जगह पे बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन इसकी चीज़ की इंडिकेशन होते हैं कि यहाँ पे एसिडिटी बढ़ रही है। एसिडिटी बढ़ रही है तो मतलब पीएच क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि हमारे ब्लड की पीएच जो होती है वो कितनी रहती है, 7.45 के राउंड अबाउट ही रहती है। तो अगर हाइड्रोजन इन बढ़ते जाएंगे तो एसिडिटी कम होती जाएगी, सॉरी एसिडिटी बढ़ेगी, पीएच कम होती जाएगी। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक और काम यहाँ पे किया जाता है। अब आपने वो ऑक्सीजन वाला पार्ट यहाँ पे दोबारा से रिवाइंड करना है। हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो थी उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाता था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, यानी कि जो इस तरह से Hb4O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये आती थी हमारे टिश्यूज़ के अंदर। अब टिश्यूज़ के अंदर क्या चीज़ आगे से हुई पड़ी है, आगे से ये काम हो रहा है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर HCO3 और हाइड्रोजन आइंस मौजूद हैं। अब क्या होगा, और टिश्यूज़ के अंदर दूसरी चीज़ आपने पढ़ी है कि वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन, पहली चीज़ तो ये होगी कि जो हीमोग्लोबिन होगी वो इस ऑक्सीजन के मालिक्यूल को अपने साथ अपने अंदर से रिलीज़ कर देगी। पीछे क्या बचेगा, ये हीमोग्लोबिन। तो ये जो हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं स्प्लिट होने से H2CO3 की, तो ये हाइड्रोजन आइन बाइंड करना शुरू कर देते हैं इस हीमोग्लोबिन मालिक्यूल के साथ। ठीक हो गया। तो हाइड्रोजन आइन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं तो उससे क्या बनता है, HHB। इसको हम बोलते हैं होमोग्लोबिनिक एसिड। अब हाइड्रोजन आइन का तो चले काम बैलेंस हो गया, पीछे क्या चीज़ बची हुई है, यानी कि पीएच जो है ना अब इस तरह से बफर की जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाता है कि हाइड्रोजन आइन जब वो कार्बोनिक एसिड से रिलीज़ होते हैं तो उन हाइड्रोजन आइन का क्या किया जाता है, पीएच को कैसे बैलेंस किया जाता है ब्लड के अंदर, तो वो इस तरह से किया जाता है कि वो जो हाइड्रोजन आइन बन रहे होते हैं ना, वो किसके साथ बाइंड होने लग जाते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ, और क्या बनना शुरू हो जाता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। सो हम यहाँ से ये चीज़ आपकी कवर हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं, द हाइड्रोजन आयन रेडिली एसोसिएट, वही चीज़ हीमोग्लोबिनिक एसिड, ये कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और साथ में ऑक्सीजन मालिक्यूल ये रिलीज़ हो जाएंगे और ये डिफ्यूज़ होकर हमारे टिश्यूज़ के अंदर, सेल्स के अंदर चले जाते हैं। अब अगली चीज़ जो अभी आपको मैंने बताई है वो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन की शिफ्ट जो होती है। सो फ्रॉम इनसाइड ऑफ द एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज HCO लिखा हुआ है तो HCO3 माइनस, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं वो मूव करके किधर चले जाएंगे, प्लाज्मा के अंदर, जो डायग्राम मैंने आपको बताया है। और इसको बैलेंस करने के लिए बाहर से किस चीज़ को मंगवाया जाता है, क्लोराइड आइंस को अंदर की तरफ मंगवाया जाता है। सो ये क्या करता है, ये कैसे होता है, ये बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। अब ये क्या चीज़ है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। जो अब ये यहाँ पे हमने देखा है ना कि ये जो ट्रांसपोर्ट होती है क्लोराइड की बाहर से अंदर और बाइकार्बोनेट की रेड ब्लड सेल के अंदर से बाहर, तो ये कैसे हो रही होती है, ये जो रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे इधर एक गेट लगा होता है, एक प्रोटीन लगी होती है जो ये काम करवाती है, जो क्या करवाती है, बाहर से क्लोराइड को उठा के अंदर और अंदर से जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनको उठा के बाहर। तो ये उस क्लोराइड बाइकार्बोनेट जो प्रोटीन लगी होती है जो शिफ्ट कर रही होती है दोनों आइंस को, उसकी वजह से हो रहा होता है, और उसको बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन कहा जाता है। एंड द प्रोटीन मूव्स द टू आइंस इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लोराइड को बाहर अंदर और बाइकार्बोनेट को बाहर वाली साइड पे। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पूछा जा सकता है, लॉन्ग भी है ये वाला टॉपिक, तो इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से देखना है। क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्जर्स फिनोमेना इसको बोलते हैं, ये जो क्लोराइड का और बाइकार्बोनेट आइंस का एक्सचेंज हो रहा होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर। सो जो क्लोराइड आइंस अंदर जाते हैं उनको क्या किया जाएगा, वो वहाँ पर मौजूद पोटाशियम के साथ बाइंड करेंगे। डायग्राम देखें, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गई। सो जो क्लोराइड आइंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे,
इरेजर काम नहीं कर रहा, सो चलें हम इसको इधर से देख लेते हैं। जो क्लोराइड आइंस होते हैं ये वाले, ये जब अंदर जाएंगे तो वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स के अंदर पोटाशियम आइंस मौजूद होते हैं। तो Cl नेगेटिव प्लस पोटाशियम आइंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें आपस में मिलेंगी और क्या चीज़ बनेगा, KCl, एंड दैट इज़ नोन एज पोटाशियम क्लोराइड। यानी कि बाहर से जो पोटाशियम आइंस आए थे अंदर, अब वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे पोटाशियम क्लोराइड से, सॉरी क्लोराइड से पोटाशियम क्लोराइड में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड जो क्लोराइड होती है यहाँ पे आपको नज़र आए, वो पोटाशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो चुकी है। और दूसरी चीज़ के जो ये बाइकार्बोनेट आइंस अंदर से बाहर आ रहे होते हैं प्लाज्मा के अंदर, तो वो सोडियम वहाँ पे मौजूद होती है प्लाज्मा में, तो वो सोडियम के साथ मिलकर Na पॉजिटिव यानी कि इस तरह से, और साथ उसके क्या मिलेगा, बाइकार्बोनेट आइन HCO3 माइनस। तो ये जब दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब किस फॉर्म में मौजूद है जो ये वाला हमारा सब्सटेंस थी जिसको अभी हमने कहा है बाइकार्बोनेट आइन, तो बाइकार्बोनेट आइन किस चीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं, बाइकार्बोनेट आइंस प्लाज्मा में आकर सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में मौजूद है। अब ये रिएक्शन का प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यानी कि अब ट्रांसपोर्ट के लिए मटेरियल रेडी है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो ये वाले रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स अब कैरी करके, सॉरी रेड ब्लड सेल्स नहीं, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर मौजूद है अभी हमारे जो बाइकार्बोनेट आइन है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सारा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा था, अभी आपको मैंने बताया है, ये रिएक्शन हो रहा था टिश्यूज़ के अंदर। अब ब्लड जाएगा यहाँ से सीधा हमारे लंग्स की तरफ, तो जब लंग्स में जाएगा तो ये ही वाले सारे रिएक्शन रिवर्स होंगे। किस तरह से, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें क्या क्या हो रहा है, ये देखें जी, ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। जो बाइकार्बोनेट आइन यहाँ पे अंदर बाहर गए थे वो वापस अंदर आएंगे, क्लोराइड आइन अंदर से बाहर जाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, HCO3 जो होगा अपने साथ हाइड्रोजन को कंबाइन करवाएगा, जो हाइड्रोजन उसने हीमोग्लोबिन को दे दी थी। हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन वापस करेगा, वो हाइड्रोजन अब HCO3 के साथ बाइंड करेगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा H2CO3 में। H2CO3 वापस ब्रेक डाउन होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से सीधा निकल कर पहुँचेगी एल्वियोलाई के अंदर, और फिर वो एल्वियोलाई से हम उसको अपनी बॉडी से एक्सेल कर देंगे। सो ये होता है सारा प्रोसेस जिसके थ्रू ट्रांसफ़र की जा रही होती है गैसेस की। अब थ्योरी हमारी रह गई है थोड़ी सी, हम इसको रीड कर लेते हैं। सो ब्लड की पीएच होती है 7.4 पे इस तरह से मेंटेन की जाती है। वो जो हाइड्रोजन आइन का आपको मैंने बताया है किस तरह होता है। फिर ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड की भी पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड कर रही होती है, यानी कि बाइकार्बोनेट आइंस कहाँ पे बनेंगे, ये टिश्यूज़ में बनते हैं क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर उसका ज़्यादा होता है, हायर इन टिश्यूज़ देन ब्लड, सो डिफ्यूज ब्लड, यानी कि ऑब्वियसली ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कब आएगी, जब बाहर वाली साइड पे उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। और ज़्यादा कहाँ पे होती है, ज़्यादा होती है टिश्यूज़ के अंदर, लंग्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। सो लंग के अंदर जो प्रोसेस होता है रिवर्स सारा होने लग जाता है जो अपने टिश्यूज़ के अंदर पड़ा है उसकी निस्बत। तो ये था बाइकार्बोनेट आइंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट। अब है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो हमने 70% देखा कि ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आइन होती है। 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करके कार्बन डाइऑक्साइड जा रही होती है और ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमने पीछे देखा है कि जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है ना, तो ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद आयरन के साथ बाइंड करता है, हीम ग्रुप के साथ बाइंड करता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस चीज़ के साथ बाइंड कर रही है, वो हीम ग्रुप के साथ नहीं कर रही है, वो ग्लोबिन पार्ट के साथ, यानी कि जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है। जो हीम है ना, हीम नॉन प्रोटीन पार्ट है तो जो प्रोटीन पार्ट होता है ना हीमोग्लोबिन का, जिसको ग्लोबिन पार्ट बोलते हैं। अब हीमोग्लोबिन वर्ड्स ही दो हैं, हीम और ग्लोबिन, दोनों दो चीज़ों से मिलकर बनता है। तो जो ग्लोबिन पार्ट के साथ अटैच होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और उसके साथ अटैच होकर टिश्यू से लंग्स तक जाती है। और रिएक्शन जो होता है ये भी पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो जाकर ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी। लेकिन जब वो लंग्स के अंदर पहुंचती है ना हीमोग्लोबिन, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होता है, तो वहाँ से क्या करती है वो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगी और वो सीधा डिफ्यूज़ करके फिर एल्वियोलाई के अंदर लंग्स में चली जाएगी। सो ये सारा इस स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है। थर्ड जो ट्रांसफ़र होता है वो इन द फॉर्म ऑफ डिज़ोल्व इन प्लाज्मा।
तो ये सिंपल सी है, ये सिर्फ 7% जो बाकी होता है ट्रांसपोर्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाती है प्लाज्मा के अंदर, और टिश्यूज़ से जब वो ब्लड पहुंचता है लंग्स के अंदर तो वो प्लाज्मा से फिर डिफ्यूज़ करके लंग्स में चली जाती है एंड देन उसको एक्सहेल कर दिया जाता है। अब आ जाते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इसमें यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिखाए गए हैं। इन सब को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है और जब हमारा टेस्ट होगा तो हम इन क्वेश्चंस को भी उसमें कंसिडर करेंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप अपने क्लास के ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं या अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं।